नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप 15 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जिसमें जानने वाले हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कशन। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिवस के साथ में। आज 15 फरवरी और 15 फरवरी क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट और आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आज अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। दिनांक 15 फरवरी। मनाने की शुरुआत 2002 से इसकी शुरुआत होती है और ये 5 महाद्वीपों और वर्तमान में 93 देशों में इसको हर साल 2002 से ही इसको मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? बाल अवस्था के अंदर ही कैंसर के जितने जो कारण हैं उनका पता लगाया जा सके और समय पे ही उनका इलाज सुनिश्चित किया जा सके, जिसकी वजह से बच्चों की अधिक मृत्यु को रोका जा सके। और इसी के उद्देश्य से 2002 से ही 15 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अब बात आ गई है कैंसर दिवस की। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि हम सब लोगों को पहले से विदित, और हमने 4 फरवरी को जो सेशन करा था उसके अंदर भी हमने सबसे पहले यह जाना था कि 4 फरवरी को भी अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। जबकि आज वाला दिवस कौन सा है? यह अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, बच्चों वाला है। जबकि पहले वाला कौन सा था? यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जिसके अंदर विभिन्न कैटेगरी कह सकते हैं, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक जितने भी प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं, उनके रोग, उनके निदान और उनके लिए कौन कौन से आवश्यक उपकरणों की और कौन कौन सी प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर अवेयरनेस भी शामिल है, उसी को सबको उसमें किया था शामिल। तो अब 4 फरवरी को तो हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। वैसे अगर आंकड़ों की बात करें तो भयावह सबसे अगर आंकड़े देखने को मिलते हैं वो भारत के अंदर ही मिलते हैं। सबसे ज्यादा अगर कैंसर की तादाद विश्व भर में भी अगर मानते हैं तो सबसे ज्यादा लोग प्रभावित मिलते हैं वो सबसे ज्यादा भारत में ही मिलते हैं। गरीब तथा कम आय वाले देशों में, जिसके अंदर भारत भी शामिल। 140 करोड़ की जनसंख्या के आसपास भारत के अंदर लोग निवास करते हैं, जहां पे गरीबी और अशिक्षा और असंतुलित भोजन भारत की सबसे बड़ी प्रमुख समस्याओं में से एक। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा अगर डायग्नोज कैंसर के होते हैं वो भी भारत में ही होते हैं, और सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों की तादाद है वो भी कहां पे मिलती है? अपने को भारत में ही मिलती है। तो भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय, और सबसे ज्यादा अगर अवेयरनेस करने की अगर जरूरत है किसी लाइलाज बीमारी की, उनमें से कैंसर भी एक शामिल है। तो बहरहाल आज करते हैं सेशन की शुरुआत और जानते हैं आज के दिवस का पहला प्रश्न। देखते हैं आज के इस इंपोर्टेंट सेशन के अंदर जान रहे हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है। जिस प्रकार राज्य सरकारें अलग अलग प्रकार की समावेशी विकास के लिए तथा संवेदनशील पार्ट्स को इंडिकेट करने के लिए, उनको लक्षित करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। उसी के क्रम के अंदर हाल ही के अंदर उड़ीसा सरकार ने इस प्रकार की योजना की शुरुआत करी। और ये कौन सी योजना है? ये उड़ीसा सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली एक योजना है। क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर किया गया है युवाओं को टारगेट। युवाओं को इसमें टारगेट किया गया है और इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं देखते हैं। 672 करोड़ रुपए की एक ये योजना है जिसको राज्य सरकार खर्च करने वाली है। क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर 18 से लेकर के और 35 वर्ष के युवा, 18 से लेकर के और 35 वर्ष के जो युवा हैं उनको किया है इसके अंदर शामिल। और एक हमने पहले सेशन के अंदर पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर जितने भी जो युवा हैं, जो 18 से लेकर के और 40 वर्ष तक के जो युवा हैं, अगर वो बेरोजगार रहते हैं तो उनको मानदेय या कह सकते हैं भत्ता देने के लिए भी राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू करी थी। और उसी के क्रम के अंदर दूसरी योजना थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जानते हैं इसके बारे में और कौन सी चीजें। 18 से 35 वर्ष, 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा वालों को 1 लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा
ये कौन सी सरकार करने वाली है? ये उड़ीसा सरकार करने वाली है। तो आपने देखा हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू करी है और उद्देश्य क्या है? युवाओं को टारगेट करने के लिए, बेरोजगार युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए की बिना ब्याज वाली एक स्कीम लेकर के आई है, जिसके अंदर राज्य सरकार 672 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और साथ में ही इसमें 18 से लेकर के और 35 वर्ष के युवाओं को इसके अंदर लक्षित किया गया है, उनको टारगेट किया गया है। कुछ चीजें अन्य भी जान लेते हैं, देखते हैं। उड़ीसा सरकार के द्वारा, जिसमें राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना में स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त इस प्रकार का लोन देने की घोषणा करी है। और इसके अंदर जो एज जो फैक्टर देख रहे हैं, जिसके अंदर 18 से 35 वर्ष और 2 वर्षों के अंदर 672 करोड़ रुपए इस प्रकार की चीजों में खर्च किए जाएंगे। अब इसके अलावा भी हाल ही के अंदर उड़ीसा इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि 150 करोड़ रुपए तेंदुपत्ता बीनने वाले लोग हैं, उनको भी आर्थिक सहायता बिना ब्याज के प्रदान करने का लक्ष्य वो भी उड़ीसा सरकार ने रखा। और हाल ही के दिनों के अंदर ये चीज भी चर्चाओं में बनी हुई थी। अब बात करते हैं कि उड़ीसा वर्तमान में और क्यों चर्चाओं में बना हुआ था। तो इसलिए भी कि अभी आईआईटी कानपुर तथा भुवनेश्वर, इन्होंने भी जल संग्रहण और पीने योग्य पानी के लिए नवाचार के साथ में उड़ीसा सरकार के साथ में इस प्रकार का एक समझौता भी किया है। तो उड़ीसा इसलिए भी वर्तमान में चर्चाओं में। अब बात करते हैं उड़ीसा और क्यों अभी हाल ही के अंदर चर्चाओं में बना हुआ था। तो ये था स्पोर्ट्स कैपिटल भारत की भुवनेश्वर। सबसे ज्यादा अगर इंडोर, आउटडोर और मल्टीप्लेक्स गेम्स के अगर स्टेडियम्स आपको अगर देखने को मिलते हैं तो वो कहां मिलते हैं? आपको भुवनेश्वर के अंदर ही मिलते हैं। मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा अगर हॉकी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहां पे खेली जाती है? तो ये उड़ीसा के अंदर ही खेली जाती है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि स्वयं एक योजना जो राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है, जिसके अंदर युवाओं को टारगेट किया गया है, जिसके अंदर 18 से लेकर के 35 वर्ष के इसके अंदर युवा शामिल होंगे और जिसके अंदर उनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा बिना ब्याज के। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। जनवरी महीने के लिए आईसीसी मंथ ऑफ प्लेयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम की है? बात करी जा रही है इसके अंदर पुरुष कैटेगरी की और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा? समर जोसेफ। समर जोसेफ कहां के हैं? ये वेस्ट इंडीज के एक खिलाड़ी जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा गया है। बात करते हैं कि आयरलैंड के एक महिला खिलाड़ी जिनको महिला कैटेगरी के अंदर हॉप खिलाड़ी जिनको महिला कैटेगरी के अंदर इस प्रकार का अवार्ड अभी दिया गया है। वैसे बात करते हैं इसकी शुरुआत कब होती है? 2021 में इसकी शुरुआत होती है कि हर साल आईसीसी के द्वारा इस प्रकार के पुरस्कार देने की घोषणा करी जाती है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा? समर जोसेफ। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट एक मैं आपको और बताता चलूं कि समर जोसेफ वेस्ट इंडीज के ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं जो पहली बार ये पुरस्कार जीत रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ने इस प्रकार का पुरस्कार, कह सकते हैं या आप देखिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, किसी भी खिलाड़ी ने अपने नाम नहीं किया था। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीजें और देख लेते हैं। 1 से लेकर के 29 जून को T20 का विश्व कप 2 जगहों पे खेला जाएगा। कौन कौन से देश है? अमेरिका और साथ में ही हम जिक्र कर रहे हैं किसका? वेस्ट इंडीज का। दोनों की संयुक्त मेजबानी में T20 का अभी विश्व कप खेला जाएगा, जिसके अंदर टोटल टीमें कितनी भाग लेने वाली है? 20 टीमें इसके अंदर भाग लेने वाली है। चलिए, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? समर जोसेफ। देख लेते हैं। समर जोसेफ, आईसीसी ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज समर जोसेफ को चुना है और ऑस्ट्रेलिया दौरे पे टेस्ट सीरीज के अंदर कमाल का प्रदर्शन करने की एवज में उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समर जोसेफ पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले वेस्ट इंडीज के पहले खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में आयरलैंड की आर्मी हंटर एक ऐसी प्लेयर बनी है जिनको भी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाएगा। आयरलैंड की वो खिलाड़ी है, महिला वर्ग की कैटेगरी से वो आती है। जानते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? काजी नींबू
इससे पहले इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग से ऑलरेडी पहले से नॉमिनेटेड है, कह सकते हैं इसको मिल चुका है, और अभी इसको किसी राज्य का राजकीय फल का दर्जा भी दिया गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? असम। ये एक नींबू जैसा एक फल होता है और काजी नींबू स्थानीय भाषा में, और उसको अभी वर्तमान में वहां का राजकीय फल जो है वो उसको दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं असम हाल ही के दौरान चर्चाओं में इसलिए भी बना हुआ था कि अभी हाल ही के अंदर उल्फा, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार तीनों के मध्य एक बातचीत के माध्यम से एक समझौता हुआ, जिसके बाद में उल्फा ने अपने हथियार डाल दिए। उल्फा क्या है? एक अतिवादी संगठन जो वहां पे कार्य कर रहा था या ऑलरेडी पहले से वहां पे संचालित था, और केंद्र सरकार कह सकते हैं, राज्य सरकार कह सकते हैं, और तीनों के मध्य इस प्रकार की संघर्ष की स्थिति काफी लंबे समय से बनी हुई थी, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो बहरहाल आप देख रहे हैं कि अल्फा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इस प्रकार का समझौता हो गया, जिसके बाद में बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण हल निकाल लिया गया, जिसके बाद में उल्फा ने अपने हथियार डाल दिए। दूसरी बात, मिशन गुणोत्सव। मिशन गुणोत्सव भी हाल ही के अंदर चर्चाओं में इसलिए भी बना हुआ था कि असम सरकार के द्वारा लगभग 44 लाख स्कूली बच्चों को टारगेट करने के लिए इस प्रकार के मिशन की शुरुआत की गई। उद्देश्य एक ही था कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार के मिशन गुणोत्सव के पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी, और इसके अंदर इतने लोगों को लक्षित करने का अभी निर्णय लिया गया था। बात करते हैं असम सरकार के बारे में, और 100% इलेक्ट्रिक वाहन बाइक, इसकी सरकार राज्य परिवहन असम सरकार के द्वारा की गई, जिसके अंदर 100% जो परिवहन बाइक, जिसमें ओला उबर शामिल है, उनके लिए सारी की सारी चीजें कौन सी कर दी? ईवी व्हीकल्स के माध्यम से वो कर पाएंगे। इसलिए भी असम सरकार वर्तमान में चर्चाओं में बनी हुई थी। इसके अलावा चिप इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर 40,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा समझौता टाटा ग्रुप ने अपने प्लांट के माध्यम से असम सरकार के यहां पे लगाने का फैसला किया। तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि काजी नींबू एक पहले से वहां का राजकीय फल हुआ करता था, और उसको वहां पे भी राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। इससे पहले वो जीआई टैग तो हासिल कर ही चुका था। बात करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है ये वर्तमान में असम सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? असम। जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। कृषि मंत्री अतुल बोराले द्वारा काजी नींबू को असम का राजकीय फल के रूप से मान्यता दी। ये काजी नींबू किस्म का एक फल है, और ये नींबू जैसी जिस प्रकार का एक प्रजाति का फल है, और इसको ऑलरेडी पहले से जीआई टैग मिल चुका है। अब बात करते हैं कि हाल ही के अंदर 2 वर्षों से पश्चिमी एशिया के देश हैं, या जो मध्य एशिया की जो देश है, वहां पे सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला असम सरकार की तरफ से अगर कोई फल है तो वो कौन सा है? काजी नींबू है। तो आपने देखा, और इसीलिए उसको राजकीय फल का दर्जा भी अभी दिया गया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। भारत किस द्वीप समूह पर अपना नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? मिनिकोय और अगाती, दोनों ही लक्षद्वीप की सीमा में आने वाले भारतीय द्वीप हैं ये, और वहां पर अभी नेवल बेस भारत सरकार वहां पे स्थापित करने जा रही है। दिनांक 4 और 5 मार्च रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इस प्रकार का उद्घाटन अभी वर्तमान में किया जा रहा है। कहां पे? मिनिकोय द्वीप के अंदर। उद्देश्य एक ही है कि जिस प्रकार मालदीव और भारत के बीच में जो तनातनी हमने कुछ ही महीनों में देखी, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की चीजें हुई कि भारत को एक दूसरा विकल्प तैयार करने की आवश्यकता महसूस हुई, और उसी के क्रम के अंदर मिनिकोय और अगाती, दो छोटे छोटे द्वीप है, वहां पे नेवल बेस स्थापित करने की बात करी जा रही है, और वहां पे एक बहुत बड़ा नेवल बेस स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य एक ही है कि हिंद महासागर और साथ ही साथ में अरब सागर के अंदर भारत की मौजूदगी दर्ज कराने, और साथ में चीन जैसी नापाक हरकतों वाले देशों की एक्टिविटीज को समय पे ही उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और भारत के जो खतरे हैं उनको पहले ही क्या कर दिया जाए? उनको नस्तनाबूद कर दिया जाए, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। और उसी के क्रम के अंदर इस प्रकार के जो छोटे छोटे द्वीप हैं जहां पे नेवल बेस स्थापित करने की बात कही जा रही है।
देख लेते हैं इसके बारे में कुछ नई चीजें। भारत सरकार के द्वारा लक्षद्वीप, अगुती और मिनिकोय द्वीपों पर अपने लेवल बेस स्थापित करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 4 से 5 मार्च को मिनिकोय में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए, कह सकते हैं कि रणनीतिक मजबूती को और ज्यादा बड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए इस प्रकार की चीजें करी जा रही हैं। अब बात करते हैं कि मिनिकोय है क्या। मिनिकोय एक छोटा सा द्वीप जो 9 डिग्री चैनल पर स्थापित है और इसके अलावा इसकी जो दूरी है वो मात्र 524 किलोमीटर दूर पर ही क्या है, मालदीव है। तो ज्यादा दूरी भी नहीं है। और जिस प्रकार मालदीव उछल रहा था कि हमारे अलावा भारत कहीं पे और जगह पे अपने सैन्य बेस या कह सकते हैं नेवल बेस स्थापित ही नहीं कर सकता, तो वो ज्यादा बड़ी बात नहीं। 500 किलोमीटर के आसपास हम भी बैठे हैं आपके पास में, और मिनिकोय के अंदर हम जो नेवल बेस स्थापित कर सकते थे, पहले कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी, कह सकते हैं कि अपना रूप दिखाया और हमें पहले ही पता लग गया था और हमने यहाँ पे नेवल बेस स्थापित करने की बात भी कर दी है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? बात है ये अगस्त 2023। अगस्त 2023 भारत के लिए रेसलिंग की में एक, कहते हैं कि काफी लंबे समय से एक चर्चा बनी हुई थी कि वहां के जो महासंघ के जो अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया था, फिर वापस सुन करके आ जाते हैं। उसके बाद में खिलाड़ियों और अध्यक्ष के बीच में गतिरोध बनता है और उसके बाद में केंद्र सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप करती है। काफी लंबे समय तक विवाद बना हुआ था और उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय, कह सकते हैं महासंघ ने, वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत की रेसलिंग फेडरेशन को कर दिया था क्या, निलंबित कर दिया था। लेकिन हाल ही के अंदर चीजें ठीक हुई फिर दोबारा, और अभी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इसको दोबारा क्या कर दिया गया है, उसको बहाल कर दिया। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? भारत होने वाला है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पिछले साल 23 अगस्त को इस प्रकार को अस्थायी तौर पर इसको निलंबित कर दिया गया था। कारण सिर्फ एक ही था, कुश्ती महासंघ के समय पे चुनाव नहीं हुए थे और उठापटक जारी थी और खिलाड़ियों और अध्यक्ष के में भी कह सकते हैं, या फेडरेशन और खिलाड़ियों के मध्य गतिरोध बना हुआ था और इस गतिरोध को टूटने तथा स्थिति सामान्य होने के लिए इस प्रकार की चीजें करी जा रही थी। लेकिन एक साल के बाद में इस प्रकार का निर्णय आया और अभी अंतरराष्ट्रीय महासंघ ने इसको क्या कर दिया कि वापिस से बहाल कर दिया है। और वर्ल्ड फेडरेशन रेसलिंग है, एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो क्या करता है, इन सब लोगों को रेगुलराइज करने का कार्य करता है। तो आप देख रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को वापस बहाल कर दिया गया है। जानते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ में समझौता करने का फैसला करा है? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? आईआईटी रुड़की। जिस प्रकार की जितनी भी जो आईआईटी है प्रबंधन के क्षेत्र के अंदर सभी राज्यों के साथ में ये हाथ से हाथ मिलाकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के इस प्रकार के नवाचार के लिए एमओयूज करती रही हैं और उसी के क्रम के अंदर बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ में यूपी सरकार ने हाथ मिलाया है। उद्देश्य क्या है कि आपदा प्रबंधन के माध्यम से समय से पहले ही नागरिकों को, राज्य सरकार को इस प्रकार से क्या कर दिया, सचेत कर दिया जाए, जिसकी वजह से होने वाली जो हानि है आपदा प्रबंधन के माध्यम से या जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं समय से पहले ही जो है इस प्रकार की चीजें अगर हो जाती हैं तो ज्यादा से ज्यादा जान और माल को बचाया जा सकता है। उसी के क्रम के अंदर आईआईटी रुड़की ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में इस प्रकार का एक समझौता किया है। अब बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीजें जो हाल ही के अंदर यूपी ने करी है। ऑपरेशन राहत वाणी। ऑपरेशन राहत वाणी भी इस प्रकार का ही एक प्रोग्राम है जो राहत बचाव कार्य है, जिसके अंदर पहले ही इस प्रकार की सूचना मिल जाएगी। ऐसा करने वाला राज्य भी कौन सा बना था? ये भी यूपी बना था। इसके अलावा साइबर क्राइम पुलिस थाने 57 जिनकी संख्या, ये भी कहां पे स्थापित किए जा रहे हैं? ये भी यूपी के अंदर स्थापित किए जा रहे हैं। एआईसीटी ये आर्टिफिशियल सिटी के तौर पे लखनऊ को इन्होंने चिन्हित किया है और वहां पे इसको एआईसीटी बनाया जा रहा है। ये यूपी के साथ ही के अंदर हाल ही के दौरान यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऐसे समझौते हुए हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? रुड़की होने वाला है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ नई चीजें। आईआईटी रुड़की, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ में इस प्रकार के एमओयू पे करे हैं हस्ताक्षर। उद्देश्य से भी है कि आपदा में आने वाले जितने प्रकार के हताहतों की संख्या को कम करना और जान और माल जो होता है उसको कम से कम करना और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे समय पे उनको क्या किया जाए, उनको मोबिलाइज कराया जा सके, और उसी के उद्देश्य से आईआईटी रुड़की के साथ में इस प्रकार का समझौता किया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य सरकार के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? ये चौथा ऐसा
एक बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट है गुप्तेश्वर, और ये कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर इसको यहाँ पे स्थित है। और अभी हाल ही के अंदर राज्य सरकार ने इस प्रकार का कार्य करा है, और ये महानदी के तट पर है, और वहां पे जीव जंतुओं को और ज्यादा बेहतर पर्यावरणीय चीजें प्रदान करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, माहौल प्रदान करने के लिए इस प्रकार की कवायद वहां पे की गई है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, उड़ीसा हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज उड़ीसा जैव विविधता बोर्ड के अनुसार ये क्षेत्र 608 जीव प्रजातियों का एक निवास स्थल है, और वहीं पे इनको प्रशय प्रदान किया जाता है। तो ये कोरापुट जिले के अंदर है, जहां पे महानदी नदी भी यहाँ पे बहती है। तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से। जानते हैं अगला प्रश्न, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश में राम मंदिर का उद्घाटन कराया, आंसर 2018। आधारशिला इसकी रखी जाती है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी जाती है। और ये देश कौन सा है, ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी इसकी आबू धाबी। बड़े शहरों की अगर बात करें तो दुबई विश्व स्तरीय शहर, जहां पे बुर्ज खलीफा नामक एक बड़ी बिल्डिंग और पर्यटकों के लिए एक बड़े आकर्षण का वो केंद्र है। अब हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के अंदर मंदिर का उद्घाटन करा, इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, अबू धाबी। अबू धाबी के अंदर इस प्रकार का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। आधारशिला इसकी 2018 के अंदर रखी गई थी, और कल इसका उद्घाटन विधिवत तरीके से कर दिया गया। वैसे देखा जाए तो पश्चिमी एशिया में आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़ा मंदिर है वो कहां पे बना है, अबू धाबी के अंदर ही बना है। इसके अंदर 7 गुंबद बनाए गए हैं, जो सातों अमीरातों को क्या करते हैं, ये प्रतिनिधित्व उनका करते हैं। और बहुत बड़ी आबादी यूएई के अंदर, जिसके अंदर भारतीय रहते हैं, और उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए सऊदी अरब, ये कह सकते हैं सऊदी अरब तो कर ही रहा है, इसके अलावा जो अबू धाबी या यूएई, इसने इस प्रकार की चीजें पहले से ही सोच ली थी कि भारतीयों को और ज्यादा यहाँ पे आकर्षित करने के लिए, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था के अंदर भारतीय सबसे ज्यादा अपना योगदान वहां पे दिखाते हैं, और उसी के क्रम के अंदर इस प्रकार की चीजें वहां पे भी की गई है। तो आप देख रहे हैं अबू धाबी 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। ये मंदिर पश्चिम एशिया का सबसे आकार में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मंदिर है। इसके अंदर 7 शिखर हैं जो सातों अमीरातों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। 27 एकड़ में बना ये मंदिर 700 करोड़ रुपए की लागत से ये बना हुआ है, जो स्वामी नारायण भगवान की प्रतिमा को कह सकते हैं या उनको संबोधित करने के लिए बनाया गया है। भारत और यूएई के बीच अभी बात करते हैं डेजर्ट साइक्लोन। हाल ही के दौरान हमने देखा कि थार का रेगिस्तान जैसलमेर के अंदर डेजर्ट साइक्लोन नामक एक एक्सरसाइज करी गई, जिसके अंदर अबू धाबी की सेनाएं, या कह सकते हैं यूएई की सेनाओं और भारतीय सेनाओं ने यहाँ पे ज्वाइंट ऑपरेशंस के लिए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी कंडक्ट किया है, और इसका नाम क्या था, सदा तस्नीक नामक एक युद्धाभ्यास, जो हाल ही के अंदर दोनों देशों के मध्य ये किया गया। वैसे बात करें कि अभी दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी कहां पे किया गया, ये भी यूएई के अंदर ही किया गया है। वर्ल्ड एक्सपो 2024 का उद्घाटन भी कहां पे किया जाएगा, दुबई के अंदर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि COP 28 जिसका आयोजन कहां पे किया गया था, वो भी दुबई के अंदर ही किया गया था। और सीबीएसई का नया प्रशासनिक जो है वो कार्यालय हाल ही के अंदर भारत सरकार के द्वारा कहां पे खोला गया, ये भी हमने कहां पे खुला है, यूएई के अंदर ही खुला है। तो आप देख सकते हैं कि किसी मुस्लिम अरब जगत के देश के अंदर अगर इस प्रकार का एक मंदिर बनता है जो हिंदुओं को संबोधित करता है, उनकी मौजूदगी को दर्ज कराता है इस समय में, तो आप देख रहे हैं कि भारत की मौजूदगी दिनों दिन जो है विदेशों में बढ़ती चली जा रही है। और उसी के क्रम में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के एक भव्य मंदिर का उद्घाटन हाल ही के दौरान अभी यहाँ पे यूएई के अंदर किया गया है। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सिगरेट और तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पाद हैं उनको क्या कर दिया गया है, समाप्त करने का। ये कह सकते हैं कि वहां पे सिगरेट और तंबाकू और हुक्का बार जैसी गतिविधियां जो कर रहे थे लोग, उनको वहां पे बंद करने का फैसला लिया गया। इसी को क्या किया उन्होंने, संशोधित कराया, और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तेलंगाना इस प्रकार का एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए, जिसके अंदर तंबाकू से सबसे ज्यादा अगर कैंसर डायग्नोज होता है, उनके प्रमुख कारणों में से एक है तंबाकू का सेवन, हुक्का, और हुक्का बार की पद्धति जो है उसको तेलंगाना के अंदर बंद कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तेलंगाना होने वाला है।
अब आप देख रहे हैं कि तेलंगाना बुनियादी इंटरनेट से अधिकार बनाने वाला एआई हब स्थापित करने वाला कौन सा है, ये भी तेलंगाना बना है। इसके अलावा विदेश में पढ़ने वाले जितने भी जो छात्र हैं उनके लिए हेल्प डेस्क बनाने वाला ये स्टेट कौन सा बना है, ये भी तेलंगाना ही बना है। सबसे ज्यादा तादाद में अगर दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं जो विदेश के अंदर जो छात्र पढ़ने जाते हैं उनमें तेलंगाना भी प्रमुख रूप से है। प्रजा पालन नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत तेलंगाना के द्वारा की गई जिसके अंदर महिलाओं को केंद्रित करने के लिए, इसके अलावा महिला और ट्रांसजेंडर को महिला जो दोनों कैटेगरीज के अंदर बस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर यात्रा कराने का कार्य अगर कोई कर रहा है उस राज्य का नाम भी कौन सा है, तेलंगाना ही है। अब आपने देखा आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जिसमें जाने आपने टॉप मोस्ट से प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वालों में काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण सीरीज को किया है शुरू। काफी लंबे समय से चल रही है जिसके अंदर प्रश्न पढ़ने से पहले, कैसे सेशन की शुरुआत करने से पहले हम उस दिवस के बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि ये जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और भारत के संदर्भ में इसकी उपयोगिता क्या है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।